जरा सोचिए कि शुरू से एक साम्राज्य खड़ा करना हो, और वो भी तब जब आपके चारों ओर हर कोई ठीक यही काम करने में लगा हो। कितनी बड़ी चुनौती होगी, है ना? खैर, मध्यकालीन भारत में शासकों के लिए यही सबसे बड़ा सवाल था। तो ये देखिए, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का भारत कुछ ऐसा था। मतलब कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं, बल्कि कई छोटे बड़े राज्यों का एक बैटलफील्ड, जहां सब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भीड़ भाड़ में कोई सबसे ऊपर उठकर एक बड़ा साम्राज्य आखिर बना तो बना कैसे? तो क्या इसका कोई फॉर्मूला था, कोई प्लेबुक? मजे की बात यह है कि हाँ, ऐसा लगता तो है। उस दौर में महत्वाकांक्षी शासकों के लिए एक जाना पहचाना रास्ता हुआ करता था। चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे एक सबॉर्डिनेट यानी एक अधीनस्थ एक संप्रभु राजा बन जाता था। तो ये सब शुरू होता था सामंत से। अब ये सामंत कौन है? सोचिए कि वो एक शक्तिशाली सरदार है जो किसी बड़े राजा के नीचे काम कर रहा है। वो धीरे धीरे अपनी दौलत और अपनी सेना बढ़ाता है, और फिर एक दिन जब उसे लगता है कि अब वो काफी ताकतवर हो गया है, तो वो खुद को महासामंत घोषित कर देता है। और इसके बाद आखिरी चाल, अपने ही राजा को गद्दी से हटा देना। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। दक्कन में राष्ट्रकूटों ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने शुरुआत तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के मातहत उनके सबॉर्डिनेट के तौर पर की थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लेजिटिमेसी यानी वैधता की। अगर कोई जन्म से क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग का ना हो तो उसे राजा कौन मानेगा? इसका एक बहुत ही अनोखा हल निकाला राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने। उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। इसका मतलब होता है सोने का गर्भ। इसमें ब्राह्मणों की मदद से वो राजा प्रतीकात्मक रूप से एक क्षत्रिय के तौर पर दोबारा जन्म लेता था। कह सकते हैं कि ये उस जमाने में शासन करने का एक तरह का सामाजिक लाइसेंस था। और ये देखिए उनकी विरासत का सबूत, एक छोटे अधीनस्थ के पद से उठकर राष्ट्रकूटों ने एलोरा में ऐसी अविश्वसनीय कलाकृति बनवाई। मतलब उन्होंने सिर्फ सत्ता ही हासिल नहीं की, बल्कि इतिहास में अपनी एक अलग जगह भी बनाई। ठीक है, तो सत्ता तो मिल गई, अब असली चुनौती शुरू होती है। राज्य चलाएंगे कैसे, और सबसे जरूरी बात, पैसा कहां से आएगा? चलिए इसे देखते हैं। देखिए, इन राज्यों का जो फाइनेंशियल इंजन था वो काफी सीधा साधा था। पैसा आता था उन लोगों से जो कुछ पैदा करते थे या बनाते थे, यानी किसान, पशुपालक, कारीगर और व्यापारी। इसे हम लगान कहें या टैक्स, बात एक ही है। लेकिन कितने तरह के टैक्सेस होते होंगे, कोई अंदाजा है? तमिलनाडु में चोल वंश के जो शिलालेख मिले हैं उनमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्सों का जिक्र है। जी हां, 400। यकीन होता है? और ये कोई आज के जैसे आम टैक्स नहीं थे। जरा सोचिए, घर पे छप्पर डालने का टैक्स, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करने का टैक्स, यहां तक कि अगर परिवार की संपत्ति विरासत में मिल रही है तो उस पर भी टैक्स। इससे पता चलता है कि रेवेन्यू कलेक्शन का कितना ज्यादा डिटेल सिस्टम बना रखा था। टैक्स के अलावा राजाओं के पास एक और बड़ा स्मार्ट टूल था, लैंड ग्रांट्स यानी भूमि अनुदान। वो ब्राह्मणों को जमीन दान में देते थे। अब इससे दो फायदे होते थे, एक तो वफादारी मिलती थी और दूसरा प्रशासन भी दूर दराज के इलाकों तक फैलता था। तो ये सिर्फ एक दान नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता था जिसे बाकायदा दस्तावेजों में दर्ज किया जाता था। और ये देखिए, इसका जीता जागता सबूत, ये जो तांबे की प्लेटें हैं, ये उस जमाने की ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट हुआ करती थी। इन पर जो शाही मोहर लगी है वो इसकी गारंटी थी। आसान भाषा में कहें तो ये उस दौर का रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीड था। और जरा सुनिए कि इन अनुदानों में क्या क्या दिया जाता था। एक तमिल अनुदान में लिखा है, फल देने वाले पेड़, पानी, बाग बगीचे, चारागाह, एक पूरा गांव, बाम्बी, नहरें, नदियां, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। मतलब साफ है, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि संसाधनों से भरा पूरा एक इकोसिस्टम ही किसी को सौंपा जा रहा था। तो जब इतने सारे राज्य एक ही जैसे संसाधनों के लिए होड़ लगा रहे हों, तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, युद्ध। तो चलिए बात करते हैं कि ये लड़ाइयां आखिर होती क्यों थीं। उस दौर का सबसे बड़ा इनाम था कन्नौज शहर। ये गंगा की उपजाऊ घाटी के बिल्कुल बीचों बीच था और नियम सीधा था, जिसका कन्नौज पर कब्जा, समझ लीजिए उस पूरे इलाके पर उसी का राज। और इसी एक शहर के लिए सदियों तक घमासान चलता रहा। इतिहासकार इस लंबे चले युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम देते हैं,
क्यों? क्योंकि 3 बड़ी महाशक्तियां इस एक शहर के लिए आपस में भिड़ रही थीं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। सोचिए, एक महासंग्राम और इनाम सिर्फ एक। लेकिन लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती थी। एक और बड़ी वजह थी, दौलत। देखिए, राजा अपनी ताकत और शान दिखाने के लिए बड़े बड़े भव्य और अमीर मंदिर बनवाते थे। और विडंबना देखिए, यही मंदिर उनके दुश्मनों के लिए सबसे बड़े टारगेट बन जाते थे, जिन्हें वो लूटने के लिए हमला करते थे। और इस तरह की रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था गजनी का सुल्तान महमूद। उसने 1000 से 1025 ईस्वी के बीच करीब 17 बार इस उपमहाद्वीप पर हमला किया। उसका खास निशाना होते थे अमीर मंदिर, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर। और यहां से जो दौलत वो लूट कर ले जाता था, उसी से वो अपनी राजधानी को आलीशान बनाता था। तो हमने अब तक एक तरह से पूरा प्लेबुक समझ लिया है। सत्ता हासिल करो, एक अच्छा प्रशासन बनाओ और फिर संसाधनों के लिए लड़ो। अब बात करते हैं एक ऐसे राजवंश की जिसने इन सभी चीजों में महारत हासिल कर ली और भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक बनाया, चोल साम्राज्य। बस एक नजर इनकी कला पर डालिए। एक तरफ गंगईकोंड चोलपुरम जैसे मंदिरों की विशालता और भव्यता है, और दूसरी तरफ इन कांस्य की मूर्तियों की इतनी बारीक और खूबसूरत कारीगरी। चोल जो थे वो कला और वास्तुकला दोनों में ही बेजोड़ थे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि चोल मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, वो असल में पूरे समाज का केंद्र हुआ करते थे। ये शिल्प उत्पादन के सेंटर थे। इनके आसपास बस्तियां बस्ती थीं। ये खुद जमीन के मालिक थे और एक तरह के इकोनॉमिक हब थे। पुजारी, कारीगर, संगीतकार, नर्तक, हजारों लोगों को इनसे रोजगार मिलता था। कह सकते हैं कि ये उस समुदाय का धड़कता हुआ दिल थे। मगर सवाल ये उठता है कि वो ये सब कर कैसे पाए? उनकी इस शानदार सफलता का राज क्या था? जवाब छिपा है जमीन में। उनकी सारी ताकत और दौलत टिकी थी कृषि में आई एक बहुत बड़ी क्रांति पर, खास तौर पर कावेरी नदी के बेहद उपजाऊ डेल्टा वाले इलाके में। और वो सच में कमाल के इंजीनियर थे। उन्होंने बारिश का पानी जमा करने के लिए नहरें खोदी, कुएं बनवाए और बड़े बड़े तालाब बनाए। जैसे कि ये तमिलनाडु का 9वीं सदी का एक स्लुइस गेट है, जिसका इस्तेमाल टैंक से नहरों में पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए होता था। इस बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट की वजह से वो साल में एक से ज्यादा फसलें उगा पाते थे, और इससे जो भारी एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी अतिरिक्त अनाज पैदा होता था, वही उनके साम्राज्य का असली खजाना था। तो जरा इस पर गौर कीजिए। आज से 1000 साल से भी पहले चोलों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो कुशल प्रशासन, बेहतरीन संसाधन प्रबंधन और शानदार सांस्कृतिक निवेश पर टिका था। ये आज के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट और कल्चरल इन्वेस्टमेंट की बातें करने जैसा ही है। तो सवाल ये है कि उनकी सफलता की कहानी से आज के दौर के राष्ट्र निर्माता क्या सबक सीख सकते हैं।